अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे पास जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम डिफरेंट जो मेथड्स यूज़ करते हैं वो कितने टाइप्स के मेथड्स होते हैं। देन हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूजुअली एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं या हम जिन मेथड्स के साथ जो है वो मोस्टली डील करते हैं अपने वैरायटी ऑफ द सैम्पल्स को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, बेसिकली क्या है कि दो टाइप्स के एनालिटिकल मेथड्स होते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एनालिटिकल मेथड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स भी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, दो टाइप्स में जो है वो इसको क्लासीफाई किया जाता है यूजुअली। जितने भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर टेक्निक्स होती हैं या जो भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं इनको दो उसमें जो है वो कहते हैं कि क्लासेस में जो है वो क्लासीफाई किया गया, जिसमें फर्स्ट वन आता है क्लासिकल मेथड और सेकंड जो आता है वो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। ठीक है, क्लासिकल मेथड्स को जो है वो हम क्या कहते हैं, यूजुअली केमिकल मेथड्स भी कहा जाता है, कि जिसमें जो हमारा एनालिसिस बेस करता है वो किसी केमिकल रिएक्शन की बेसिस पे या केमिकल चेंजेस की बेसिस पे जो है हम इवेलुएट करते हैं। केमिकल मेथड्स भी कहा जाता है। और जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स होते हैं इनको हम फिजिकल मेथड्स भी कहते हैं। ठीक है, केमिकल मेथड्स को यूजुअली हम वेट केमिकल मेथड भी कहा जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मेथड्स आते हैं या टेक्निक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोसीजर्स हम यूज़ करते हैं अपने वैरायटी ऑफ द सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए, जिसमें मुख्तलिफ आते हैं। जिसमें फर्स्ट वन अगर मैं बताऊँ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन मीन्स क्या कि हमारे पास कोई भी सैंपल है जिसके अंदर हमारा एनालाइट मौजूद है और उसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, उसके अमाउंट डिटरमिन करना चाह रहे हो, तो प्रेसिपिटेशन के मेथड के जरिए मीन्स कोई भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने उस एनालाइट को सैंपल में से अलग कर सकते हैं। देन हम उसको जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन का मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने सैंपल को एनालाइज करने के लिए या अपने सैंपल के अंदर से एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो अनदर क्लासिकल मेथड या फिर जिसको हम कह रहे हैं केमिकल मेथड। एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन के अंदर भी बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी सैंपल है जिसके अंदर हमारे पास एनालाइट्स मौजूद है, तो उस एनालाइट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक्सट्रैक्शन का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। लाइक अगर सिंपल हम देखें तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होती है, जिसमें से हम क्या करते हैं कि किसी भी अपने एक स्पेसिफिक सॉल्यूट को जो है वो सॉल्वेंट के अंदर दो मिसिबल सॉल्वेंट्स के अंदर से जो कि इमिसिबल सॉल्वेंट्स के अंदर से जो है हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी सैंपल है जिसके अंदर एनालाइट मौजूद है, जिसको जो है या कोई इंटरफेरेंसेस ऐसी मौजूद है जिनको हम सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, तो एक्सट्रैक्शन के मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को अंदर से एनालाइट को एक्सट्रैक्ट करके देन उसको जो है वो एनालाइज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज आल्सो अनदर केमिकल मेथड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल मेथड है। डिस्टिलेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अगर हमारे सैंपल के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स एनालाइट्स मौजूद है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उन एनालाइट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो मेथड हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टिलेशन का मेथड कहलाएगा। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स। और इसके बाद जो है वो है ग्रेविमेट्रिक एंड टाइट्रीमेट्रिक मेजरमेंट्स। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक
ग्रेविमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स कौन से होते हैं? ग्रेविमेट्रिक मेथड अगर हम देखें, बेसिकली ग्रेविमेट्रिक जो है वो एक टेक्निक है या एक मेथड है जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा पास सैंपल है उसके अंदर जो एनालाइट मौजूद है उसकी अमाउंट को हम डिटरमिन करते हैं उसके मास के मेजरमेंट के जरिए। बेसिकली अब क्या है, हमारे पास अगर कोई भी सैंपल है उसके अंदर कोई एनालाइट मौजूद है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाइक अगर हमारे पास निकल मौजूद है सैंपल के अंदर और हम निकल की अमाउंट को डिटरमिन करना चाह रहे हैं तो हम कोई भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो है वो यूज़ करेंगे जो क्या करेगा, निकल के साथ रिएक्ट करके निकल को जो है वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। देन हम प्रेसिपिटेट को जो रिमेनिंग सैंपल से जो भी रेजिड्यूज से सेपरेट करके हम क्या कर सकते हैं, जितने हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आते हैं उसकी उस प्रेसिपिटेट्स जो आते हैं उसको जो है वो वे करके क्या कर सकते हैं, हमारे सैंपल के अंदर एनालाइट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेथड हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रेविमेट्रिक मेथड। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस डिपेंड ऑन कंपेयरिंग द मास ऑफ टू कंपाउंड कंटेनिंग द एनालाइट। द आयन बीइंग एनालाइज्ड मस्ट बी कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड। जो भी आयन मौजूद है, जैसे मैंने कहा कि निकल है, अगर हम निकल की डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो हम डाइमिथाइल डाइऑक्साइड DMG को यूज़ करते हैं। DMG निकल के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बना के उसको प्रेसिपिटेटेड आउट कर देते हैं, प्रेसिपिटेट उसके बनाते हैं, ठीक है। देन हम उस प्रेसिपिटेट को सेपरेट करते हैं एंड देन वेइंग करने के जरिए हम वे के मेथड के जरिए उसका क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कितने हमारा सैंपल के अंदर कितनी एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन मौजूद थी, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने लिखी है वो टाइट्रीमेट्रिक मेथड मेजरमेंट्स लिखा है, या फिर इसको जो है वो वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स भी कहा जाता है, वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। टाइट्रीमेट्रिक या फिर वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट्स भी कहते हैं। टाइट्रीमेट्रिक जैसे कि नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, बेसिकली जितनी भी वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स आते हैं या टाइट्रीमेट्रिक मेजरमेंट्स आती हैं वो बेस करती है टाइट्रेशंस के ऊपर। टाइट्रेशन में नॉर्मली क्या होता है कि हम क्या एक टाइट्रेंट लेते हैं और टाइट्रेंट लेते हैं और जिस सैंपल है जिसके अंदर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है तो हम उसकी टाइट्रेशन मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, अपने सैंपल के अंदर से अपने एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो है वो टाइट्रीमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं या वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं, जिसमें लाइक दैट हमारे पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आ जाती है, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी एसिड को जो है वो किसी बेस से टाइट्रेट करवाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लाइक अगर हमारे पास सैंपल है उसके अंदर कोई बेस मौजूद है, हम उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितनी अमाउंट में मौजूद है या कितनी उसकी मोलैरिटी है, कितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस यूज़ करते हैं। इनको हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशंस भी कहते हैं, ठीक है, या न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा सेकेंड आती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशंस या फिर जिसको हम रिडॉक्स मेथड, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि क्या है, एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगी, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड मेजरमेंट्स आती हैं वो आती हैं रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, ठीक है, क्योंकि कोई भी हमारे पास जो कंपोनेंट है एनालाइट के अंदर और जो हमारा टाइट्रेंट है, टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, मीन्स हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होगा, जिसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी चेंजेस आएंगी उसको हम फाइंड आउट करके हम क्या कर सकते हैं, अपने सैंपल के अंदर से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स मेथड भी कहते हैं। थर्ड जो हमारे पास रिडॉक्स टाइट्रेशन की अगर मैं प्रॉपर आपको डेफिनेशन बताऊं, इज अ लेबोरेटरी मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन एनालाइट बाय काजिंग और रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन द टाइट्रेंट एंड एनालाइट। दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन समटाइम रिक्वायर द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर और आर रिडॉक्स टाइट्रेटर, ठीक है। या तो हम क्या करते हैं कि कोई भी रिडॉक्स इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर जो है वो यूज़ कर लेते हैं, जो क्या इंडिकेट करता है कि हाँ ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, ठीक है। इसी तरह से एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस के अंदर भी हम क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो है वो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है वो यूज़ करते हैं और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के कलर के चेंजेस की बेसिस पे जो है हम फाइंड आउट करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन हो गई है या नहीं। देन हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस की बेसिस पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि एसिड की अगर हम एसिड डिटर्मिन कर रहे हैं या हम बेस कर रहे हैं अपने सैंपल के अंदर से कितने अमाउंट के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, मीन्स क्या कि कोई भी हम अपने
एनालाइट के अंदर जो भी हम अपना टाइट्रेट ऐड करते हैं, एनालाइट के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, उसको प्रेसिपिटेट आउट करेगा। देन जो भी हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, जितनी अमाउंट हमारे पास प्रेसिपिटेट्स की आती है, उसके जरिए हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास एनालाइट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है या कितनी अमाउंट मौजूद है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस भी जो है वो बेसिकली बेस करती हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर मीन्स क्या है कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट जो है वो एज अ टाइट्रेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। जो हमारे पास एनालाइट के हमारा सैंपल है जिसके अंदर एनालाइट मौजूद है, तो जो भी हमारा टाइट्रेंट है जो कि कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है, वो क्या करेगा, हमारे पास जो एनालाइट मौजूद है सैंपल के अंदर उसके साथ रिएक्ट करके कोई भी कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट बनाएगा। और कॉम्प्लेक्स का जो है वो हमारे पास क्या आ सकते हैं, कलर चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा हमारे पास कलर चेंजेस आएगी या जितनी भी हमारे पास एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन मौजूद होगी, उसकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास सैंपल के अंदर एनालाइट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जो सेकंड मेथड आता है, अगर हम देखें वो हमारे पास आते हैं फिजिकल मेथड्स, या फिर जिसको हमने क्या कहा कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स होते हैं, या जिनको हम फिजिकल मेथड्स भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल, या फिर हमने जिनको क्या कहा था, फिजिकल मेथड या फिर फिजिकल टेक्निक्स। यूजुअली जो है वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स को 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। किस बेस पे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ को जो है या हम किस तरह से अपने जो सैंपल है उसके अंदर से एनालाइट को जो है वो डिटरमिन कर रहे हैं। तो उसकी बेसिस पे जो है वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है ऑप्टिकल मेथड्स। क्या सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, और जो थर्ड हमारे पास आता है वो मिसलेनियस मेथड्स। ठीक है, वन बाय वन हम जो है वो देखेंगे कि ऑप्टिकल मेथड्स के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं और किस तरह से काम करती है। देन हम जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स देखेंगे, और देन हम मिसलिनियस मेथड्स देखेंगे। फर्स्ट वन हम देखेंगे कि ऑप्टिकल मेथड्स। ऑप्टिकल मेथड्स को जो है वो फर्दर मजीद डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका हमारे एनालाइट के साथ जो भी हमारे पास सैंपल है उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट करके किस तरह से जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस कॉज करती हैं, जिसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने सैंपल के अंदर से एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि ऑप्टिकल मेथड क्या क्या है, किस तरह से जो है वो इसको मजीद फर्दर जो है वो ऑप्टिकल मेथड्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन सी टेक्निक्स फॉल करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे ऑप्टिकल मेथड्स। ठीक है, बेसिकली ऑप्टिकल मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जिसमें IR आती हैं, UV रेडिएशंस आती हैं, विजिबल्स आती हैं, एक्सरेज आती हैं, NMR रेडिएशन जितनी भी आती हैं, उन सबका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे अपने सैंपल के साथ कि किस तरह से जो है वो हमारे सैंपल के साथ वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। जिसमें हम फर्स्ट वन देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या होती हैं ऑप्टिकल मेथड्स के अंदर 3-4 टाइप्स की आएंगी, ठीक है। जिसमें फर्स्ट आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मीन्स क्या कि अगर हमारा सैंपल जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट वन इज दैट emission of EM electromagnetic radiations, then is scattering or reflection of, मीन्स क्या कि अगर सैंपल के अंदर एनालाइट को हम लाइट की रिफ्लेक्शन की बेसिस पे या फिर जो है वो स्कैटरिंग की बेसिस पे डिटरमिन करते हैं. स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ EMR, ठीक है. एंड द लास्ट वन रोटेशन ऑफ EMR मीन्स क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की रोटेशंस. ठीक है, मीन्स क्या कि ऑप्टिकल मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शंस स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विथ एनालाइट. ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा सैंपल है. तो हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल मेथड्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो किस तरह से हमारे सैंपल के साथ या एनालाइट के साथ इंटरेक्ट करती है, हम वो स्टडी करते हैं. अब क्या हो सकती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब हो सकती हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इमिट हो सकती हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्कैटरिंग हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकती है. जो भी हमारा एनालाइट मौजूद है वो स्कैटर कर सकता है या रिफ्लेक्शन कर सकता है, या फिर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो है वो एंगल, किसी भी एंगल पे जो है वो उनको रोटेट करता है. इसके लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स जो है वो फॉलो करती हैं इनके अंदर, जिसके अंदर अगर हम लाइक दैट अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती है, जिसमें आएगी हमारे पास ठीक है यूवी विजिबल, ठीक है, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा सैंपल है, एनालाइट मौजूद है, उसके हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के या जो सैंपल मौजूद है उसका सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं. देन हम यूवी इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसको प्लेस करते हैं. रेडिएशन सोर्स से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूवी विजिबल रेडिएशन जो है सैंपल के अंदर से पास आउट होती हैं, और जितना हमारे सैंपल के अंदर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन मौजूद होती है, जितना एनालाइट मौजूद होता है, वो एक स्पेसिफिक वेव लेंथ की रेडिएशंस को जो है वो एब्जॉर्ब करता है. अब जितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी वो डायरेक्टली रिलेट करेंगी हमारे पास सैंपल के अंदर एनालाइट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है. अगर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होगी तो हमारे पास जो यूवी विजिबल की जो है वो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू आएगी वो कम आएगी. अगर हमारे पास सैंपल के अंदर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो यूवी विजिबल की जो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी वो ज़्यादा आएगी. इट्स मीन हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन. इट्स मीन हम क्या कर सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे कि कितना हमारा सैंपल ने यूवी विजिबल लाइट्स को एब्जॉर्ब किया है, उसकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं कि हमारे पास सैंपल के अंदर एनालाइट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक एब्जॉर्प्शन ऑफ इसमें आती है वो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली जो है वो यूज़ होती है, हम कह सकते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास सैंपल्स हैं उसके अंदर कौन से टाइप के जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो फंक्शनल ग्रुप्स की स्टडीज़ के लिए जो है हम क्या करते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यूज़ करते हैं. स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की IR रेडिएशन जो है वो पास आउट करते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एनालाइट मौजूद है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बॉन्ड्स के अंदर जो है वो वाइब्रेशंस कॉज करती है. ठीक है, तो उसकी बेसिस पे जो भी वाइब्रेशन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करते हैं, देन क्या करते हैं वो वाइब्रेशंस कॉज करते हैं, और उस वाइब्रेशंस की वजह से हमारे पास क्या आती हैं, डिफरेंट पीक्स आती हैं, और उन पीक्स के स्पेसिफिक रेंजेस होती हैं, उन स्पेसिफिक रेंजेस पे स्पेसिफक पीक्स अपीयर होते हैं, जिसकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर कौन सा एनालाइट मौजूद है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है. NMR है, एक्सरेज है, ठीक है, एक्सरेज भी बेसिकली हम क्या करते हैं
कि हमारे पास जो सैंपल के वो अंदर सैंपल मौजूद है उसके साथ क्या करती हैं, एक्सरेज इंटरेक्ट करती हैं, एक्साइटेशन कॉज करती हैं, एंड देन जब हमारे पास एनालाइट के अंदर जो भी एटम्स मौजूद हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उनकी एक्साइटेशन करती हैं। एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक्साइटेशन होती है। बेसिकली एक्साइटेशन किस पे होगी कि जब वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे, तो जितनी ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास जो सैंपल के अंदर एनालाइट मौजूद है, इट्स मीन उसके इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। देन वो वापस जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस जो है वो कॉज करते हैं। तो उसकी बेसिस पे कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है उसकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास सैंपल के अंदर जो है वो कितना एनालाइट मौजूद है। ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा भी जो एक और बल्कि इंपॉर्टेंट है वो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और ये सारी की सारी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो सैंपल होता है उसके अंदर से हम रेडिएशंस पास आउट करवाते हैं। अपने सैंपल को सबसे पहले हमने क्या करना है कि एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन क्या करते हैं, रेडिएशंस जब पास आउट करवाते हैं तो जितनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, एटम्स जो है एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो जितनी अमाउंट ऑफ हमारे सैंपल के अंदर एनालाइट की अमाउंट मौजूद होगी उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। जितनी रेडिएशन अमाउंट एब्जॉर्ब करेगा डायरेक्टली रिलेट करेगी कि हमारे पास सैंपल के अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इमिशन ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इमिशंस। जिसमें हमारे पास फर्स्ट आती है फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, फ्लेम फोटोमेट्री। ठीक है, फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर बेसिकली एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम कह सकते हैं फॉल करती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या क्या आती है, फर्स्ट आएगी फ्लोरेसेंस, सेकेंड वन इज दैट फॉस्फोरेसेंस, and third one is that flame photometry. इन तीनों टेक्निक्स को हम बेसिकली किस चीज़ पे बेस करती है, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि सैंपल के अंदर जितना एनालाइट मौजूद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कितनी इमिट कर रहा है, चाहे वो फॉस्फोरेसेंस है, चाहे वो फ्लोरेसेंस है, चाहे वो फ्लेम फोटोमेट्री जिसमें मैंने बताया कि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशली आते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो इमिट हो रही है, उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, अपने सैंपल के अंदर से डिटर्मिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके अंदर जो है वो बेसिकली रिफ्रैक्टोमेट्री या फिर रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो फॉल करती है। मीन्स रिफ्रैक्टोमेट्री मीन्स लाइट की कितनी रिफ्रैक्शन हो रही है, टोमेट्री दैट डायरेक्टली रिलेट विद द कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ सैंपल। रिफ्रैक्टोमेट्री, रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्बिडोमेट्री मीन्स ऐसा सैंपल जिनके अंदर हमारे पास एनालाइट जो है वो टर्बिड फॉर्म के अंदर मौजूद हो, तो टर्बिडोमेट्री के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने सैंपल के अंदर से एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनका बेसिक प्रिंसिपल किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, ये हमारे पास है। और लास्ट वन आती है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मींस क्या कि लाइट की रोटेशन जो है वो किस तरह से रिलेट करती है, जिसमें कौन सी आती है, पोलैरोमेट्री आएगी। ठीक है, पोलैरिमेट्री बेसिकली क्या होते हैं कि जो भी पोलराइज लाइट होती है, जब वो हमारे पास क्या होती है कि सैंपल के अंदर से पास आउट होगी तो क्या होती है कि किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे जो है वो रोटेशन होती है। ठीक है,
और जो लाइट की जो है वो रोटेशन होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने सोल्यूशन के अंदर से अपने एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने की। मीन्स क्या कि जितनी ज़्यादा लाइट की रोटेशन होगी या हम कहेंगे कि जितनी भी ज़्यादा लाइट की रोटेशन हुई है तो उससे क्या है हमें कि वो डायरेक्टली रिलेट करेगी कि हमारे पास सैंपल के अंदर जो है वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। यूजुअली जो है वो शुगर्स, पेप्टाइड्स और वोलेटाइल ऑयल्स वगैरह की डिटर्मिनेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए या फिर एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, पोलैरिमेट्री जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। कौन कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं वो देखेंगे हम, जिसमें फर्स्ट वन आ जाता है पीएच मीटर या फिर पोटेंशियोमीट्री। जिसको हम पोटेंशियोमीट्री भी कहते हैं। ठीक है, पीएच मीटर या पोटेंशियोमीट्री बेसिकली क्या है, वन ऑफ द मेथड ऑफ इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली सारी जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड लिखा हुआ है, इट्स मीन कि इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि करंट या फिर वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिस पे हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर कितनी एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। तो फर्स्ट वन पोटेंशियोमीट्री बेसिकली क्या है, इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पोटेंशियोमीट्रिक मेजरमेंट में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड यूजिंग अ हाई इंपीडेंस वोल्टमीटर। मीन्स हमारे पास कोई भी दो सोल्यूशंस हैं, उनके दोनों सोल्यूशंस के दरमियान जो है वो जो भी हमारे पास सोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोड उसके अंदर डिप हुए हैं, उन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हुआ है, तो उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने एनालाइट के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडक्टोमीट्री। ठीक है, कंडक्टोमीट्री जैसा कि नेम से ही शो कर रहा है, कंडक्टेंस की बेस करता है। कंडक्टोमीट्री बेसिकली क्या है, टाइट्रेशंस की एक टाइप हम कह सकते हैं। कंडक्टोमीट्री टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ड्यूरिंग द टाइट्रेशन वन ऑफ द आयन इज रिप्लेस्ड बाय द अदर एंड इनवेरिएबली these two ions differ in the ionic conductivity with the result that the conductivity of the solution varies during the course of titration। मीन्स क्या है, कंडक्टोमीट्री के जरिए या कंडक्टोमीट्री टाइट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि अपना जो सोल्यूशन है इसके अंदर एनालाइट मौजूद है, हम टाइट्रेट ऐड करते हैं। देन हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन है जिसके हम कंडक्टेंस साथ साथ नोट कर रहे हैं, उस सोल्यूशन की कंडक्टेंस किस तरह से वेरी करती है वो हम कैलकुलेट करके, वो फाइंड आउट करके हम क्या करते हैं, अपने सोल्यूशन के अंदर से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं या अपने एनालाइट की अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वोल्टमीट्री इसके बाद नेक्स्ट आता है। ठीक है, वोल्टामीट्री में भी बेसिकली क्या है, करंट इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ चेंजिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम चेंज करके और करंट का किस तरह से जो है वो रिलेट करता है उसको हम मेजर करते हैं। पोलैरोग्राफी नेक्स्ट है। ठीक है, पोलैरोग्राफी बेसिकली क्या है, पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड अ लाइट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज डिफ्यूज। मतलब क्या कि हमारे पास जो भी सोल्यूशन है उसके ऊपर हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वोल्टेजेस की फॉर्म में। देन हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन के अंदर एनालाइट्स मौजूद है वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उन डिफ्यूज्ड आइंस की वजह से जितना करंट जो है वो फ्लो करता है, तो वो जो डिफ्यूज आइन की वजह से करंट फ्लो करता है उस करंट की जो है अमाउंट हम मेजर करते हैं, दैट डायरेक्टली रिलेट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एम्पीरोमीट्री। एम्पीरोमीट्री में बेसिकली क्या है, डिटेक्शन ऑफ आयंस इन अ सोल्यूशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट और चेंजेस इन इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स क्या कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है और किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है किस तरह से चेंज करता है, उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कोलोमेट्री डिटरमिन द अमाउंट ऑफ मैटर ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉलम्स कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस। कोलोमेट्री भी बेसिकली बेस करती है करंट। मीन्स क्या कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन की बेस पे जो है वो किस तरह से करंट वेरी करता है वो डायरेक्टली रिलेट करेगा, उसको हम मेजर करते हैं कोलोमेट्री के अंदर। और बेसिकली इसको हम कॉलममेट्री भी कहते हैं क्योंकि हम जो करंट की अमाउंट होती है चाहे वो प्रोड्यूस हो रही है या फिर कंज्यूम हो रही है, उसको हम कॉलम के अंदर जो है वो मेजर करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मिसलेनियस मेथड। मिसलेनियस मेथड के अंदर बेसिकली थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशंस या थर्मोमेट्रिक एनालिसिस आता है, ठीक है, और इसके अलावा थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आता है, जिसमें हमारे पास क्या आता है, मीन्स और इसके अलावा थर्मोग्रेविमेट्री, ठीक है। अब अगर हम देखें थर्मोमेट्रिक एनालिसिस में या थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बेसिकली क्या है, थर्मोमेट्रिक एनालिसिस को जो यूजुअली जो है वो थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशंस भी हम कहते हैं। थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशंस के अंदर हम क्या करते हैं कि एक टाइट्रेंट जो है अपने सोल्यूशन के अंदर जो इसमें हमारा एनालाइट मौजूद है उसके अंदर हम कॉन्स्टेंट अमाउंट के अंदर जो है ऐड करते हैं। देन जब टाइट्रेंट के दरमियान और टाइट्रेंट जो हमने ऐड किया और जो एनालाइट मौजूद है रिएक्शन होता है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास जो भी सोल्यूशन है उसके चेंज इन टेम्परेचर कॉज होता है। तो जो भी जितना भी चेंज इन टेम्परेचर आता है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जो डायरेक्टली रिलेट करेगा हमारे पास जो हमारे पास सोल्यूशन के अंदर एनालाइट मौजूद था, उसने जब हमारे टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट किया तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आई। तो हमारे पास जो भी कर्व आता है उससे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कितना जो है वो कंपोनेंट मौजूद है। इसके अलावा दूसरा जो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली बेस करता है कि अगर हमारे पास जो भी सैंपल है उस सैंपल के को अगर हम जो है वो टेम्परेचर अगर हम सैंपल का जो है वो इंक्रीज करते हैं, देन विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर जो हमारा सैंपल है, जो भी हमारा एनालाइट है, उसके अंदर जो है वो क्या क्या पॉसिबल चेंजेस आती हैं, किस तरह से जो है वो उसका मास जो है वेरी करता है। क्योंकि जैसे जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हमारे सैंपल की जो है वो डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होती है। जब डिकम्पोजिशन होगी तो डिफरेंट जो है वॉलेटाइल कंपोनेंट्स जो है जनरेट होते हैं, लाइक डिफरेंट गैसेज, या फिर अगर वाटर मौजूद है सैंपल के अंदर तो इवेपोरेट होगा, तो उसकी वजह से क्या होती है कि हमारे पास सैंपल के अंदर मास चेंजेस आते हैं। तो उन मास के अंदर किस तरह से क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या थी, जनरल क्लासिफिकेशन थी एनालिटिकल मेथड्स की, जो है वो किस तरह से जो है वो इनको क्लासीफाई किया गया। नेक्स्ट आता है कि अब हम इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो ये डिपेंड करता है कि एक तो बेसिकली सैंपल के लिए हम अपनी कौन सी टेक्निक सेलेक्ट करनी है, वो बेस करेगा कि आप जो भी आपका सैंपल है आप उसमें से कौन सी किस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है वो लेना चाह रहे हैं। और सेकेंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये डिपेंड करती है कि जो भी हमारा सैंपल है उस सैंपल की जो है वो साइज़ कितना है, आइदर जो हम टेक्निक उसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो उस टेक्निक के ज़रिए जो है हम उस सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनका जो है हम कहते हैं कि डिटेक्शन लिमिट कम होती है, या हम ये कहते हैं कि उनके लिए जो है वो सैंपल की अमाउंट जो है वो तो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो सैंपल के सिलेक्शन, सैंपल के एनालिसिस के लिए कौन सी टेक्निक हमने सेलेक्ट करनी है वो डिपेंड करेगी हमारे नेचर ऑफ द सैंपल पे, कि सेकंड के कौन से हमारा सैंपल जो है वो उसका साइज़ कितना है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जो हमारा सैंपल है उसके अंदर से हम क्या जो है वो डिटरमिन करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपनी टेक्निक सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के डिफरेंट एरियाज, जहाँ पे हम कहते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल एनालिसिस के अंदर आ जाता है। क्लिनिकल एनालिसिस में हमारे पास डिफरेंट क्लिनिकल सैंपल्स होते हैं, लाइक ब्लड है, यूरिन है, फीसिस है, सेलुलर फ्लूइड्स हैं, उनके एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आ जाता है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर जो है वो बेसिकली क्या कि हमारे पास जितने भी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल सैंपल्स आते हैं, लाइक कोई भी ड्रग्स हैं तो उनके ड्रग्स की हमने क्या करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, टॉक्सिसिटी लेवल को चेक करना है, उनकी अगर हमने क्वालिटी कंट्रोल पे काम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की यूटिलाइज करते हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ द सैंपल हमारे पास मौजूद होते हैं, लाइक जिसमें प्लॉटेंट्स हैं, सॉइल एंड वाटर के एनालिसिस हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, या फर्टिलाइजर्स की कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं। फोरेंसिक एनालिसिस में भी हमारे पास क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं तो उनके एनालिसिस के लिए, लाइक डीएनए का एनालिसिस करना है, या फिर फिंगरप्रिंट्स की एनालिसिस करनी है, या ब्लड एनालिसिस करना है, या कोई भी एविडेंस जो कि क्राइम साइट से जो कलेक्ट किया गया उसके एनालिसिस में भी जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री अपना रोल प्ले करती है। इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल, ऑब्वियसली हम कहते हैं कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं और इंडस्ट्रीज के अंदर वैरायटी ऑफ द सैंपल्स या वैरायटी ऑफ द कंपोनेंट्स जो है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, तो उन वैरायटी ऑफ सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री काम करती है। बायो एनालिटिकल मीन्स बायो से रिलेटेड जितने भी हमारे पास सैंपल आते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल लाइक प्रोटीन है, डीएनए, आरएनए है,
कार्बोहाइड्रेट्स है या मेटाबोलाइट्स है, वो सारे हम क्या करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो है सिलेक्टिंग एन एनालिटिकल मेथड, कि जब भी हमने जो है वो अगर एनालिटिकल मेथड की, एक तो मैंने जनरल आपको क्राइटेरिया बता दिया कि अपने सैंपल के अकॉर्डिंगली हम अपना जो है वो एनालिटिकल मेथड जो है वो सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो भी सैंपल है उसके जो भी हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं या जो भी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन रिक्वायर्ड है, कि जितने एक्यूरेट हमें रिजल्ट रिक्वायर्ड है, जितनी प्रिसाइज हमें रिजल्ट रिक्वायर्ड है इन टेक्निक्स में, जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं आइदर वो टेक्निक उस सैंपल के लिए एक्यूरेट है या नहीं। अवेलेबल सैंपल अमाउंट जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि सैंपल की कितनी अमाउंट मौजूद है, कॉन्सेंट्रेशन रेंज ऑफ एनालाइट सेम वही बात है। इंटरफेरेंसेज ऑफ द सैंपल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर हम अपना सैंपल के लिए जो भी टेक्निक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो इंटरफेरेंसेज को भी जो है काउंट में या कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनमें अगर हमारे सैंपल के अंदर कोई इंटरफेरेंसेज मौजूद है तो वो हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइस कॉज करती हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हम इवेलुएट करना चाह रहे होते हैं वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी को जो है वो इफेक्ट करती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपल मैट्रिक्स। सैंपल मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली जो भी हमारा सैंपल है, हमारे एनालाइट के अलावा हमारे सैंपल के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो उसका हमारे एनालाइट का मैट्रिक्स कहलाती है। तो सम टाइम हम ऐसी अगर कोई टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम जिसमें कहें कि जो भी हमारा मैट्रिक्स है उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी का मिनिमम इफेक्ट हो हमारे एनालाइट के रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है, ताकि हमारे पास जो भी रिजल्ट आए वो एक्यूरेट और प्रिसाइज आए। उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल्स टू बी एनालाइज, कितने आपने सैंपल एनालाइज करने हैं उस पर भी बेस करेगा अपना एनालिटिकल मेथड या एनालिटिकल टेक्निक जो भी हम सेलेक्ट करेंगे। स्पीड, ईज, स्किल एंड कॉस्ट ऑफ एनालिसिस। ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जो भी आपका एनालिसिस का आप मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कितना फास्ट है, ठीक है। ईज मीन के कितनी इजीली जो है वो आप उसको कैरी आउट कर सकते हैं। स्किल्स मीन्स के अगर आइदर आप उस टेक्निक को यूज़ करने के लिए आपके पास एक्सपर्टीज़ है या नहीं। और लास्ट वन आ जाता है कॉस्ट ऑफ द एनालिसिस, कि आपका जो एनालिसिस है वो ज़्यादा कॉस्टली ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आती है चीज़ एनालिटिकल मेथडोलॉजी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम कोई एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिटिकल एनालिसिस के केमिकल एनालिसिस मीन्स कोई भी आप टिपिकल केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो आपको कौन कौन से स्टेप्स जो है वो कैरी करने पड़ते हैं एनालिसिस के लिए, ठीक है। वो एनालिसिस के जो है या मेथडोलॉजी या फिर हम देखें कि टिपिकल एनालिसिस के लिए जो है वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। केमिकल एनालिसिस या मीन्स सिंपल आपका जो भी एनालिसिस होता है, अगर आप वो एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो हम एनालिटिकल मेथड्स के अंदर हमें क्या क्या स्टेप्स जो है वो कैरी करने पड़ते हैं, है ना, ठीक है। टिपिकल एनालिटिकल एनालिसिस कह लें या हम जो भी कह लें, ठीक है। जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप आता है इंपॉर्टेंट वो आता है प्लान का, ठीक है। प्लान्स का मतलब क्या कि हमने जो है वो प्लान करना है, हमने जो अपना सैंपल है वो हमने फाइंड आउट करना है कि हमें जो हमारे पास सैंपल आया है जिसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है, कि हम उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाह रहे हैं या फिर हम उसका क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हम उसमें से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हम जो हमारे पास सैंपल है उसके अकॉर्डिंगली हमें उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना है या क्वान्टिटेटिव एनालिसिस भी करना है, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर या प्लान के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमने क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करना है, या फिर हमने ये देखना है कि हमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सा हमने एनालिसिस करना है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करें। तो वो सब कुछ हमारा क्या होता है एक प्लान के अंदर। जैसे हम प्लान के अंदर हम कहते हैं कि हम अपने स्टेप्स जो है वो अरेंज कर लेते हैं, या हम अपने एक मेथड जनरल रिटन फॉर्म के अंदर हम जो है वो डेवलप कर लेते हैं कि हमने जो है वो ये टेक्निक, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये मेथड हमने करना है, इसके लिए ये टेक्निक सूटेबल रहेगी। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप आता है वो प्लानिंग का आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सैम्पलिंग का जनरल है कि हमने जो है वो सैम्पलिंग सेलेक्ट करते हैं, और सैम्पलिंग जो है वो बेसिकली क्या होती है, हम कहते हैं कि हमारा एनालिसिस उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा जितना ज़्यादा एक्यूरेट हमारा सैंपल होगा। तो सैंपल की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि हमारा सैम्पल हम अपने सैम्पलिंग जो है हम अपने सैम्पल के अकॉर्डिंगली करें। और एक गुड सैम्पल हमारे पास वही होता है जो जितनी भी हमारे पास पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल हो। तो इट्स मीन सैम्पलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमने अगर हम अपना सैम्पल जो है वो एक्यूरेटली कलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी। जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे या जो भी हम डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो वो हो सकता है हमारे पास डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन ना आए। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिटिकल स्टेप आता है वो है सैम्पलिंग का। उसके बाद आ जाता है सैम्पल प्रिपरेशन का। ठीक है, सैम्पल प्रिपरेशन मीन क्या कि आपने अपना सैम्पल को जो है वो प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर इन दैट वे कि समटाइम ये होता है कि हमारे पास सैम्पल जो है वो किसी सॉलिड फॉर्म में तो हो सकता है हमें उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सैम्पल हो सकता है हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में हो, उसमें से जो एक स्पेसिफिक एनालाइट हम एनालाइज करना चाह रहे हैं उसको हमने सेपरेट आउट करना है या प्री कॉन्सनट्रेट करना है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कोई ऐसे इंटरफेरेंसेस या ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद है जो इंटरफेरेंसेस कॉज कर सकते हैं, उन इंटरफेरेंसेस को रिमूव करना है। तो वो सारा का सारा हमारा सैम्पल प्रिपरेशन। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि हमने अपने सैम्पल को जो है वो क्या करना है, अगर हमारे पास जो है जैसे मैंने कहा कि सॉलिड फॉर्म में है तो हमने उसको सॉल्यूशंस की फॉर्म में प्रिपेयर करना है। ठीक है, या फिर अगर हमारे पास कोई फूड सैंपल है तो उस फूड सैंपल को हमने इस फॉर्म में लेके आना है कि उसको हम क्या कर सकें कि जो भी स्पेसिफिक हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उस टेक्निक से जो है वो हम उसके साथ जो है वो एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो सैंपल प्रिपरेशन का मीन्स क्या होता है कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उस टेक्निक के लिए हमें सैंपल जो है वो किस फॉर्म में चाहिए उसके अकॉर्डिंगली अपने सैंपल को प्रिपेयर करना जो है वो सैंपल प्रिपरेशन का स्टेप आता है। चाहे उसमें हम इंटरफेरेंसेस रिमूव कर रहे हैं, चाहे हम अपना सैंपल को जो है वो साइज रिड्यूस कर रहे हैं कि हमें कम अमाउंट के अंदर सैंपल चाहिए, या फिर हम ये कह लें कि उसको किसी सॉलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर हम किसी जो है वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में मीन्स कोई इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टेक्निक एंड मेथड दैट यू आर गोइंग टू बी अडॉप्ट फॉर द एनालिसिस। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है वो है एनालिटिकल मेजरमेंट्स। ठीक है, एनालिटिकल मेजरमेंट्स मीन क्या कि अपनी टेक्निक को आप यूज़ करते हुए क्या करते हैं, अपने सैंपल को एनालाइज करते हैं। अब हमने क्या कहा कि हमारा जो भी सैंपल है उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, अपना सैंपल प्रिपेयर कर लिया। जब सैंपल प्रिपेयर हो गया देन हम क्या करते हैं उस टेक्निक के जरिए उसकी मेजरमेंट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, मीन्स हम कोई इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स यूज़ करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन स्टडी करें। लाइक अगर हम यूवी यूज़ कर रहे हैं तो एनालिटिकल मेजरमेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने सैंपल जो हमने प्लेस किया है, जो सैंपल हमने प्रिपेयर किया उसको हम प्लेस करते हैं। देन हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, और उस एब्जॉर्बेंस को हम मेजर करते हैं, जो हमारे पास क्या आ जाएगा एनालिटिकल मेजरमेंट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या कि जो टेक्निक यूज़ करके लाइक अगर हम सिंपल टाइट्रेशन भी कर रहे हैं तो हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं और देन हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो सैंपल कितना हमारा टाइट्रेट यूज़ हुआ और कितनी जो है वो हमारे पास एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन मौजूद हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालिटिकल मेजरमेंट मीन्स जो भी टेक्निक जो भी आपने मेथड यूज़ करना है उसको आप परफॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब मेजरमेंट्स कर लेते हैं तो आपके पास डाटा आपका आ जाता है, रिजल्ट्स आपके आ जाते हैं, तो हम रिजल्ट एनालिसिस या फिर जिसको हम कहते हैं फाइनल स्टेप हमारे पास आता है डाटा एनालिसिस। ठीक है, डाटा एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं जो भी हमने मेथड यूज़ किया है एनालिटिकल मेजरमेंट्स का, जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो रिजल्ट्स आए हैं वो आइदर एक्यूरेट हैं या नहीं, प्रिसाइज हैं या नहीं, या अगर आप लाइक दैट आप सिंपल कॉन्सेंट्रेशन आप फाइंड आउट कर रहे थे तो वो कंसंट्रेशन आपको जितनी थी रिक्वायर्ड थी वो मिली है या नहीं। तो डाटा एनालिसिस के अंदर हम करते हैं कि हम डाटा को एनालाइज करते हैं कि वेदर जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो मिली है या नहीं, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है आइदर वो एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस, जो हमने पीछे भी पहले भी डिस्कस कर ली ऑलरेडी कि एनवायरमेंटल एनालिसिस में आते हैं, मटेरियल एनालिसिस में आते हैं, फार्मेसी में जिसमें हमने चाहे सेल्फ लाइफ ऑफ कंपाउंड फाइंड आउट करनी है, डल्टीरेंट्स को फाइंड आउट करना है, ड्रग की डिजोल्यूशन स्टडीज़ करनी है, सॉइल टेस्टिंग है, वाटर टेस्टिंग है, हार्वेस्टेड क्रॉप टेस्टिंग है फार्माकोलॉजी के अंदर, एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर डिफरेंट पोल्यूटेंट्स की या जियोग्राफिकल स्टडीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है अपना रोल प्ले करती है वैरायटी ऑफ द सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।